morning, friends. My name is सोनू शर्मा. I am from त्रिवेणी एकेडमी. मैं एक हिंदी टीचर हूँ. मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संधि. बच्चों, आपको पता होगा, कंपटीशन की नज़र से भी अगर देखें, संधि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एक टॉपिक को पढ़ोगे तो उसका यूज आगे जाके 2-3 टॉपिक्स और आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपके समास आ जाएंगे, उपसर्ग आ जाएंगे, प्रत्यय आ जाएंगे. वो चीजें भी आप इसके द्वारा पढ़ना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा. तो जैसे हमारा टॉपिक है संधि, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो मेनली जो कंपटीशन में जो बच्चे बैठते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि उसके डेफिनेशंस रीड करें, फिर उसे जाके हम आगे एक्सप्लेन करें. लेकिन मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से वो चीजें समझाऊंगी, जिससे कि आप सिर्फ वर्ड्स देखोगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है. चलो स्टार्ट करते हैं. फिर हमारा टॉपिक है आज का संधि. बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं संधि का अर्थ क्या है. जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पहले हमें उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि उस टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उस वर्ड का क्या मीनिंग होगा. संधि का अर्थ होता है मिल या जोड़, यानी कि किन्हीं भी दो शब्दों को जोड़ना ही संधि कहलाता है. तो संधि की जो डेफिनेशन हम देंगे, संधि की डेफिनेशन क्या होगी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं. दो वर्ण लेंगे हम, उनके जो मेल से जो परिवर्तन होगा उसी लिए क्या बोलते हैं, संधि बोलेंगे. तो जैसे कि डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि दो वर्णों के उसे संधि कहते हैं. ये है डेफिनेशन. अब मैं आपको बता दूं कि संधि के अगर वर्ड्स हमें दे दिए जाएं, उनका हमें एक शब्द बनाना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि किन दो वर्णों में परिवर्तन करना है, किन दो वर्णों को जोड़ के हमें एक नया शब्द बनाना है. तो आप उसमें कैसे करेंगे कि प्रथम पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम पद. यानी कि प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण होगा. फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सत्य प्लस अर्थ. ये लो, हमारा कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये है. तो इन दोनों में से हम लेंगे. तो यहाँ से आप सभी को पता होगा, मैंने वर्ण वाला चैप्टर मैं आपको अलग से भी इसके लिए वीडियो डालूंगी कि यह जो होता है प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है. प्रत्येक व्यंजन को लिखने के लिए एक स्वर की सहायता लेनी पड़ती है. जैसा कि हमारे पास यह है, तो यह का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो यह हलन है, यानी कि ये एक ऐसा स्वर है जो प्रत्येक व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है. तो इसमें भी यह के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल प्लस इसका प्रथम वर्ण भी क्या है, एल. दोनों ह्रस्व स्वर हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बनाएंगे. यानी इन दोनों के मिलने से आ बना. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा जो पूर्ण रूप से संधि का शब्द क्या बनेगा, हमारा सत्य, सत्यार्थ हमारा ये शब्द बन जाएगा. तो यहाँ तक के सत्यार्थ के बाद अब हमारी बात आती है कि हमने संधि की डेफिनेशन कर ली, उसके एग्जांपल्स को हमने समझा, ये बनेगा. अब इस संधि के कितने भेद होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि संधि कितने भेद होते हैं. संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं. 3 भेद होते हैं. सबसे पहला, संधि के हमारे होते हैं 3 भेद. सबसे पहला होता है स्वर संधि. नंबर 2 पे होता है हमारा व्यंजन संधि. नंबर 3 पे होता है हमारा विसर्ग संधि. विसर्ग संधि. तो जो नंबर 1 वाला हमारा भेद है स्वर संधि, स्वर संधि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से आपका 70% तक कवर हो जाता है संधि का टॉपिक. उसके बाद जो 30% बचता है, वो 30% हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंदर से पढ़ सकते हैं. तो स्वर संधि के आगे जाकर के हमारे 5 भेद होते हैं. स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 होता है हमारा दीर्घ संधि. दीर्घ संधि. नंबर 2 हमारा होता है गुण संधि.
नंबर 3 हमारा होता है वृद्धि संधि। नंबर 4 हमारा होता है यण संधि। नंबर 5 होता है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि, ये 5 भेद होते हैं हमारे स्वर संधि के, जिसके अंदर आता है नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 आता है हमारा वृद्धि संधि, नंबर 4 पे आती है यण संधि, नंबर 5 पे आती है अयादी संधि। ये 5 भेदों का हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आज पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बचते हैं। व्यंजन संधि में कम से कम 5 नियम हम पढ़ते हैं और इसके अंदर 7 या 9 नियम तक हम कर सकते हैं इसके लिए। तो इनके लिए अलग से टॉपिक्स पे मैं वीडियो जरूर डालूंगी, लेकिन आज हमारा जो मेन है जिसके अंदर 70% तक हमारा कवर हो जाता है वो है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में 100 ट्रिक्स आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा सिर्फ आप शब्द देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर संधि का कौन सा भेद है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। सबसे पहला जो हमारा भेद आता है वो है नंबर 1 दीर्घ संधि। जैसा कि देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़े, दीर्घ का मतलब बड़ा ही होता है। तो दीर्घ संधि के लिए मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पे डेफिनेशन ना देखूं, मैं शॉर्ट से आपको बता देती हूँ कि दीर्घ का क्या अर्थ होता है। दीर्घ की क्या डेफिनेशन लेंगे हम कि यदि ए या आ दोनों में से कोई भी हमारा स्वर हो तो दोनों को मिला के जो हमारा बनेगा वो दीर्घ स्वर यानी आ ही बनेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ई, क्या बड़ी, दोनों में से कोई भी हो तो दोनों को मिला के जो हमारा दीर्घ स्वर बनेगा वो बड़ी ई होगा। तीसरा है हमारा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों को मिला के जो बनेगा दीर्घ यानी बड़ा ही बनेगा। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि दीर्घ संधि के अंदर हमेशा दीर्घ स्वर यानी कि बड़े ही आएंगे, बड़ा ही लिया जाएगा। तो अगर किसी शब्द के मध्य यानी कि बीच में कोई भी बड़ा यानी कि दीर्घ स्वर मिलता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, ऊ, री आदि कोई भी बड़ा मिल जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, वहां पे कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। मैं इसके उदाहरण भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि वेद प्लस अंत, ये लिया, इसका लेना है मैं अंतिम वर्ण, इसका लेना है प्रथम वर्ण। तो दोनों को यानी ए प्लस ए अगर लेंगे तो दोनों को मिला के बनेगा हमारा आ, यानी हसब हसब को मिला के दीर्घ स्वर बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा वेदांत, जो बनेगा वो होगा हमारा वेदांत। तो किसी भी शब्द के मध्य में अगर दीर्घ यानी बड़ा आ जाए, बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ी ई आ जाए तो वहां पे होगी हमारी दीर्घ संधि होगी हमारी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से बताती हूँ। जैसे मैंने लिया सु प्लस उक्ति, तो वहां पे क्या बनेगा, इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण है उ, इसका प्रथम वर्ण है हमारा उ, तो दोनों को मिला के जो बनेगा वो होगा बड़ा उ। तो जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे फिर हम, सु प्लस सु सॉरी सुक्ति, ये मेरा जो शब्द बनेगा वो होगा सुक्ति। तो यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे छोटा ऊ था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे शब्द बनाया तो क्या बन गया ये मेरा बड़ा ऊ। तो यानी अगर किसी भी शब्द के मध्य में कोई भी दीर्घ स्वर मिल जाए, दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो वहां पे आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसमें दीर्घ संधि ही होगी, वहां पे जहां पे भी कोई भी बड़ा स्वर आपको मिलता है यानी कि दीर्घ स्वर आपको मिलता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट भेद पे चलते हैं, वो है हमारा गुण संधि। इसके बाद जो हमारा दूसरा भेद है वो है गुण संधि। तो गुण संधि देखो, गुण संधि के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि यदि यदि ए या आ के बाद ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो इन दोनों को मिला के ए बन जाए, और यदि ए
या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर के ओ बन जाता है। और अगर यदि ए या आ के बाद री आ जाए तो हमारा शब्द जो बनेगा वो होगा अ। तो इसमें अगर हम शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, तो अगर किसी शब्द के मध्य में एक मात्रा मिले, यानी कि वो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, यानी सिंगल अगर कोई मात्रा मिलती है तो वहां पे हमारी गुण संधि होगी। जैसे कि जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र, इसका हमें अंतिम वर्ण लेना है। तो यहाँ से मैंने ए लिया, तो यहाँ से आ गया ई, तो इन दोनों को मिला के बन गया ए। तो मेरा शब्द क्या बनेगा बनाया कि गजेंद्र, गजेंद्र नया शब्द बना गजेंद्र। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है सिर्फ कि अगर किसी शब्द के मध्य में कितनी मात्रा मिली, एक मात्रा, अगर कोई एक मात्रा आ जाए चाहे वो ए की हो या ओ की हो मात्रा, तो वहां पे हम कौन सा संधि होगी, वहां पे मेरी होगी गुण संधि। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मान लिया मैंने ये शब्द लिख दिया यहाँ पे उमेश, तो प्लीज बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि उमेश में एक ही मात्रा आई है तो इसमें कौन सी संधि हो। अगर कोई एक मात्रा कहीं भी आती है, वो एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, तो वहां पे हमारी गुण संधि होगी। इसके बाद हम बढ़ते आगे भेद नंबर 3 पे। भेद नंबर 3 है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि का तो नाम से ही पता चल रहा है कि वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, यानी कि आगे बढ़ना, वृद्धि तो यही है। तो वृद्धि संधि की अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दो, तो वृद्धि का क्या अर्थ होगा कि यदि कहीं पे आपको ए या बड़ी ए दोनों में से तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, वहां पे बड़ी ए ही आएगी, आई ही आएगी। अगर वहां पे ओ या औ नहीं से मिल जाए तो वहां पे आ जाएगा औ, यानी कि बड़ा। ठीक है, तो बच्चों दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है गुण संधि और वृद्धि संधि में। तो गुण संधि के अंदर जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि गुण संधि के अंदर किसी भी शब्द के मध्य में सिर्फ एक मात्रा आपको मिलेगी, लेकिन वृद्धि संधि में सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, वृद्धि में आपको जिस भी शब्द के मध्य में दो मात्रा आ जाए, जिस भी शब्द के मध्य में दो मात्रा आ जाए तो वहां पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, चाहे वो मात्रा ए की हो या फिर वो मात्रा औ की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एक प्लस एक, एक प्लस एक। तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट वर्ड ए आ जाता है, यहाँ से मैंने उठाया ए, तो कौन सी ए बनेगी, बड़ी ए आई ही बनेगी। तो यहाँ पे जो मेरा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, एक एक, एक एक। तो यानी कि गुण संधि में तो क्या था, जिस शब्द के मध्य में एक मात्रा है वो गुण संधि होती है, और जिस शब्द के मध्य में दो मात्रा आ जाए, जिस शब्द के मध्य में दो मात्रा आ जाए वहां पे सी संधि होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महा प्लस ओज, तो इसे क्या लिखेंगे हम, महोज। तो यहाँ पे भी कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं। तो जहां पे दो मात्रा आ जाए वो तो होगी हमारी वृद्धि संधि, और जहां पे एक मात्रा आती है वो होती है हमारी गुण संधि। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम इसके भेद नंबर 3 पे। भेद नंबर 3 है हमारा यण संधि। देखो यण संधि में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे, यण का मतलब है जिसके अंदर य र व तीन शब्द हैं। तो यण संधि कैसे होगा, यदि किसी शब्द के मध्य में य व उर तीन शब्द हो और उनसे पहले वाला शब्द हमेशा आधा हो, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, यण संधि होगी। तो यण संधि के लिए अगर आप प्रॉपर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं कि आप कैसे समझ पाएंगे उसे, तो ये चीज देखें कि यदि ई ई उ ऊ यण, तीन है हमारे पास, तीनों स्वर, इनके बाद अगर कोई मेरा भिन्न स्वर आ जाए,
भिन्न स्वर का मतलब होता है कि इन स्वरों से अलग, यानी इनको छोड़ के कोई अलग स्वर कोई आता है, तो हमारा ई इन स्वर का तो बन जाएगा य, ऊ का बन जाएगा व, और री का बन जाएगा हमारा ऋ। ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि प्रति प्लस अधिक, प्रति प्लस अधिक, इधर ई है अंतिम अंतिम हमारा सवाल, और इधर क्या आ गया हमारा अंतिम जो प्रथम वर्ण है वो ए है। तो अगर ई प्लस ए, नियम भी हमारा यही था कि अगर ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहां पे ये हो जाएगा। तो वैसे ही हम देखेंगे कि ई के बाद ए आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ये। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में फिर हम क्या करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया था यण संधि में जो शब्द बनेगा उससे पहले वाला जो अक्षर होगा वो हमेशा आधा आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अत्यधिक, शब्द जो हमारा बना है वो है अत्यधिक। तो यण संधि की एक बहुत बड़ी पहचान है कि यदि किसी शब्द के मध्य में य व र तीनों शब्द अगर कोई मिलते हैं तो ये हमेशा इनसे आगे वाला जो अक्षर होगा वो हमेशा आधा मिलेगा। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल यही शब्द आपको आ जाता है, पूछा जाता है कौन सी संधि है इसके अंदर, तो आप एकदम से बता दोगे तो कि इसके बीच में क्या है ये, और ये से पहले वाला अक्षर क्या है आधा, यानी अत्यधिक। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी हमारी, यण संधि होगी। एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर आपको मैं समझाऊंगी। जैसे कि मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पे कि प्रति प्लस एक, इसका अंतिम जो वर्ण है हमारा ई है, इसका प्रथम वर्ण जो है हमारा ए, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ये ए है। तो ए हमारा स्वर है, और आप सभी लोगों को पता होगा प्रत्येक स्वर की जैसे हम शब्द बनाते हैं तो उसकी मात्राएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, तो जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा प्रत्येक, प्रत्येक। तो यहाँ पे मध्य में शब्द आया ये, और ये से पहला अक्षर है आधा। तो अगर किसी शब्द के मध्य में यह वह और रह में से कोई भी वर्ण आता है तो उससे पहले वाला अक्षर हमेशा आधा होगा। ये अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिलता है कहीं पे भी तो उसमें आप लिखेंगे वो किसका उदाहरण है, यह संधि का उदाहरण है। तो चलो इससे आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं इसका अंतिम भेद, अयादि संधि। अयादि संधि में मैं आपको एक छोटी सी पहचान वैसे ही बता देती हूँ कि अगर कोई शब्द तीन अक्षर का, जैसे मान लिया मैंने बोल लिया पवन, सावन, अगर कोई शब्द तीन अक्षर का है, सिंपल कोई शब्द है, तो वहां पे हमेशा अयादि संधि ही होती है। वैसे मैं इसका डायग्राम के थ्रू भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती हूँ कि यदि ए आई ओ औ इन सब के बाद अगर आपको कोई भी स्वर आता है, भी स्वर का अर्थ है इनको छोड़ के अन्य कोई भी स्वर, 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो उनमें से इनको छोड़ के, चारों को छोड़ के अन्य कोई भी स्वर आता है तो वहां पे आप ए की जगह पे तो आए करेंगे, आई की जगह पे आए, ओ की जगह पे आओ, और आओ की जगह पे मान हो जाएगा आओ। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों को पता है चार के चार मैंने बताए, इनके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाता है यानी इनको छोड़ के अन्य कोई भी स्वर आता है तो वहां पे फर्स्ट आए आ जाएगा, आई की जगह पे आए आएगा, ओ की जगह पे आओ बन जाएगा, और ओ की जगह पे हमारा आओ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ ताकि उससे वो चीजें आपको और अच्छी से समझ आए। जैसे कि मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पे से प्लस वन, से प्लस वन, इसका अंतिम वर्ण क्या है हमारा एक, और इसका प्रथम वर्ण क्या है हमारा ए। रूल यही था कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा अय। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी स्वर ए आ गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा सेन, क्या बन जाएगा ये हमारा सेन। तो मैंने आपको ये चीज
ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताई थी अयादी संधि में कि अयादी संधि के अंदर जो शब्द आपको मिलेंगे वो मोस्टली 3 अक्षर से या फिर 3 से 4 के मिलेंगे। तो जैसे मैंने बोला पावक, शयन, नयन, शयन, ऐसे कोई भी शब्द अगर आपके आते हैं तो वहां पे हमारी अयादी संधि होगी। जैसे कि मान ले मैंने बोल दिया आपको कि वो प्लस अक, यहाँ का जो हमारा अंतिम में वर्ण है वो है ओ और इसका प्रथम वर्ण मेरा क्या है एन। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ओ के बाद भी कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका अब बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अब। तो जैसा कि ये शब्द क्या बनेगा हमारा भावक, भावक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहे हैं कि वो प्लस अब अगर पूछा जाए कि मैम आपने यहाँ पे तो वह लगा दिया, तो बच्चों मैं आपको ये चीज बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नियम क्या था कि ओ के बाद अगर कोई भी सवाल आता है तो वहां पे अब बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया भाव। तो ऐसे कोई भी शब्द अगर आते हैं जो 3 या 4 अक्षर के होते हैं जैसे कि भावक, पावन, चयन, नयन, तो इन सब में क्या होगी आपकी अयादी संधि होगी। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने समझाया है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन सी संधि है, ताकि आप शब्द देख के ही पहचान लें कि इनमें संधि का कौन सा भेद दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।